मेरा देवर काली घोड़ी की सवारी का शौकीन था। मेरी घोड़ी भी काली थी। रोज कहता, भाभी आपकी घोड़ी पर कब सवारी करने का मौका मिलेगा। मैं बच्चा समझकर चुप कर जाती और शर्म की मारी उसे कुछ न कहती। मगर इतना इमरजेंसी बन गई, देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी पहले काली घोड़ी, इस रात मेरे होश उड़ गए। जिसे बच्चा समझ बैठी थी वो तो। मैं अपने देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। तौबा, मुश्किल से 16 साल का लड़का था, मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। वो मुझे सवालिया नज़रों से देखता जा रहा था। उसे मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैं क्यों जवाब देती। मैंने उसे नज़रअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किसी और ने उसकी बात नहीं सुनी, वरना इसकी तो खैर ना होती। लेकिन वो ढीठ बना रहा और कुछ दिन बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करने लगा। भाभी मुझे हमेशा से काली घोड़ी की सवारी का शौकीन है। आप मुझे अपनी घोड़ी पर बैठने का मौका तो दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो बाकायदा मिन्नतों पर आ गया था। उसकी बात पर मुझे शदीद झटका लगा। शौक था, वो भी हमेशा से मुझे खुश कर देगा। मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लगी थीं। मैंने उससे फिर भी उसी लिहाज से बात की कि क्या मतलब, तुम कब से ये सब कर रहे हो। मैंने कुछ घबरा कर सवाल किया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, वो ऐसे शौक पालने लगा था। मैं जान गई थी कि घर वालों में से किसी की भिनक भी नहीं पड़ जाती तो कयामत ही आ जानी थी। कोई भी उसके शौक से वाकिफ नहीं था, क्योंकि सब अभी तक उसे बच्चा समझते थे और लाड प्यार से रखते थे। उसे पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए और वो था न जाने किस किस्म के आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो ये फरमाइश कर गया था। बस 2 साल हुए हैं कि मुझ में ये शौक पैदा हुआ है और मैंने ये अपना शौक सबसे छुपाकर खूब बड़ा किया है। मगर जैसी आपकी घोड़ी है वो कभी नहीं मिली। आप मुझे एक बार इजाज़त तो दे दें, वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगा। वो बोलते हुए शरारत से आंख मारकर बोला। मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो, अगर कभी घर में किसी को भी तुम्हारे शौक के बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं। मैंने उसे बड़ेपन से समझाना चाहा। मेरे शौहर बहुत सख्त मजाज आदमी थे। अगर इन्हें अंदाज़ा हो जाता कि उनका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है तो वो उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते। मेरी फिक्र पर वो लापरवाही से कंधे उचका गया। कहने लगा, अब आप मुझे ज़बरदस्ती पर उकसा रही हैं। मेरा भी वादा है आपसे, आपकी काली घोड़ी पर तो मैं ज़रूर बैठूंगा और वो करके दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगी। आप मुझे बच्चा ना समझे। मुझे तो लग रहा था कि आप मेरा साथ देंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। देखे ना, आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। उसने मुझसे दरख्वास्त की तो उसकी ज़िद पर मैं मज़ीद परेशानी में मुब्तला होते हुए उसे समझाने लगी कि ये शौक़ फिर एक बार पर ख़त्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक़ पूरा किया तो फिर तुम रोज़ ही यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक़ बढ़ता जाएगा। तो तुम्हारे भाई को पता चला मैंने भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ दिया है तो वो मेरा भी गला दबा देगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की जो नाकाम ही रही। भाभी मैं आपको बार बार तंग नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ भाई को पता नहीं चलने दूंगा। रात के वक्त हमारे फार्म हाउस में कोई नहीं होता, हम वहाँ चले जाएंगे। बस कुछ मिनट की बात है। वो अपनी ज़िद पर कायम था मगर मैं उसकी ज़िद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को पता चल जाएगा। ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। अच्छा देखते हैं, मैंने उससे जान छुड़वाते हुए कहा और घर के कामों में खुद को मसरूफ़ कर लिया। मुझे लगा था कि वो छोटा बच्चा है, जल्द ही ये बात भूल जाएगा। मगर उसने सिर्फ 2-3 दिन इंतज़ार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया। मैं अब मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए उसे टालना मुश्किल हो रहा था। ये इन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज़ मुझे शाम के वक्त अपनी माँ के शदीद बीमार हो जाने की इत्तला मिली। मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं बहन की बात सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी। मेरे शौहर इस रोज़ घर पर नहीं थे और मुझे अपनी माँ से मिले बगैर चैन नहीं आना था। ऐसे इमरजेंसी के मौका पर मुझे अपने देवर का ख्याल आया। मैंने अपने शौहर से कॉल करके इजाज़त ली तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी कि मैं उनके छोटे भाई के साथ जाकर अपनी माँ से मिल लाऊं।
میں نے اپنے دیور سے جا کر درخواست کی کہ وہ مجھے میری ماں سے ملوانے دے چلیں، وہ بہت بیمار ہے۔ میرے دیور نے میری مجبوری سنی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے بدلے میں فوراً اپنی شرط رکھی کہ یہ بھابھی میں آپ کو لے جاؤں گا، مگر پہلے کالی گھوڑی کی سواری، پھر کوئی اور کام۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، پہلے تو مجھے اس کی شرط سن کر شدید ناگواری کا احساس ہوا۔ میں اگر پھر بچہ سمجھ کر خاموش رہی اور کچھ سوچ سمجھ کر اس کی شرط مان لینے پر مجبور ہو گئی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اکیلی چلی جاتی، مگر شام کے وقت میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر میں اکیلی چلی بھی جاتی تو میرے شوہر بعد میں غصہ کرتے اور میرا بھی نہ جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور مجھے لے کر گھر سے نکلا۔ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بنے چھوٹے سے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ اسے پہلے اپنا شوق پورا کرنا تھا اور پھر مجھے میری ماں کے گھر لے جانا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ یوں شام ڈھلے کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دیور پرجوش تھا۔ اس روز اپنے دیور کی تیز رفتاری دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ جسے میں بچہ سمجھتی رہی اس نے تو میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میری جب شادی ہوئی تو میرا وہ دیور گھر بھر کا لاڈلا اور چھوٹا تھا۔ سب کو ہی وہ چھوٹا بچہ لگتا تھا۔ اس کے لیے ہر وقت خاص احتیاط اور پرواہ کی جاتی تھی۔ میرے شوہر اور ان کے بڑے بھائی میرے دیور کو ہر کام سے دور رکھتے اور صرف پڑھائی میں مگن رہنے کا کہتے تھے۔ وہ صرف ایک نٹ کھٹ سا بچہ لگتا تھا۔ شروع میں تو وہ میرے سامنے آنے سے بھی جھجکتا تھا۔ اس کی شرم کو دیکھتے ہوئے مجھے ہنسی آتی تھی اور وہ مجھے مزید بھولا بھالا لگنے لگتا تھا۔ لیکن جب اس کی مجھ سے جھجک اتری اور کچھ دوستی ہوئی تو اس کی باتیں مجھے حیران کر گئیں۔ اس کے ساتھ شوق اور کام بڑے والے تھے۔ پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ دوسرے کاموں میں بھی آتی تھی۔ اتنی سی عمر میں ہی وہ خاندان کی لڑکیوں کے سامنے ہر وقت شوخیاں بگاڑتا رہتا تھا۔ وہ پیارا بھی تھا۔ اس نے سب سے توجہ پا کر نخرے میں رہتا، کیونکہ ہمارا دیسی سا ماحول تھا۔ میری نظر میں اس کی عمر ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اس عمر میں اس کا لڑکیوں کے سامنے بن سنور کر رہنا اور لڑکیوں کا اس کی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا مجھے عجیب لگتا تھا۔ پھر مجھے قصے سناتا کہ دیکھ لیں، آپ کے دیور کو ابھی سے لڑکیاں لائن کرا رہی ہیں۔ وہ اپنے کالر کھڑے کر کے اتراتے ہوئے کہتا۔ میں بھی اس کی بات پر ہنس پڑتی۔ اصل میں میرے ساس سسر تھے تو نہیں، سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا ایک بس کے حادثے میں۔ میری شادی بعد میں ہوئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو گھر میں بس شوہر اور ایک دیور ہی تھا۔ اب یہ صرف چند ماہ ہی ہوئے تھے میری شادی کو۔ شوہر کافی سخت مزاج تھا۔ جب تک میرا شوہر گھر پر ہوتا تو میرے ساتھ ساتھ میرے دیور کا بھی سانس رکا رہتا۔ جیسے ہی وہ کام سے جاتا تو میرے دیور میرے سر پر سوار ہو جاتا، کبھی سکول کی، کبھی خاندان کی، تو کبھی اپنے شوق کی۔ اپنے پاس کیا ہوتا تھا میں نے اس کی سنتی رہتی کہ بچہ ہے، وہ بھی بن ماں کا۔ ایک روز اس نے ایک انوکھی فرمائش کر دی۔ پہلے تو اس کی بات نہیں سمجھ پائی اور صرف سر ہلا دیا، مگر اس کے اگلے جملے پر میں بری طرح چٹک گئی تھی۔ وہ میرے سر ہلانے پر بولا، بھابھی آپ کی گھوڑی بھی تو کالی ہے، کبھی مجھے اس کی سواری کا موقع دیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مجھے اس روز سمجھ آئی کہ وہ اکثر ہی کالی کی باتیں کرتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا۔ میری گھوڑی بھی کالی تھی، اس لیے وہ مجھے امید سے دیکھتا رہتا کہ شاید میں اسے اجازت دے دوں۔ میں تب تو اس کی بات نظر انداز کر گئی اور بات بدل دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوق گھر کے کسی اور فرد کے کانوں میں پڑے۔ مجھے خوف تھا کہ یہ سب سمجھ بیٹھیں کہ کالی گھوڑی کی طرف اس کی توجہ میں نے دلائی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے سخت مزاج شوہر کو مجھ پر شک ہوتا تو وہ مجھے مار ڈالتے کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بہکائے جا رہی ہوں۔ مجھے لگا کہ میرا دیور میرا جواب نہ پا کر خاموش ہو جائے گا اور دوبارہ مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا، مگر وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین نکلا۔ جب موقع ملتا مجھ سے منتیں کرنے لگتا۔ میں اسے بچہ سمجھ کر مسکرا کر ٹال دیتی۔ کچھ دن مزید گزر گئے تو وہ ضد پر اتر آیا۔ دن رات میرے گرد چکر لگاتا اور میری کالی گھوڑی کی سواری کے لیے اجازت طلب کرتا۔ میں اسے ٹال دیتی اور بہانے بنا کر تھک گئی تھی، کیونکہ میری وہ کالی گھوڑی بہت تیز اور بدتمیز تھی۔
अपने ऊपर बैठने वाले शख्स को पल में नीचे गिरा देती थी। मुझे बहुत डर लगता था कि अगर देवर को चोट आ गई तो मेरी शामत पक्की है, मगर वो मुझसे जिद कर कर के नहीं थक रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी शौहर को इसका बताऊं ताकि वो खुद अपने भाई को संभाल ले, लेकिन फिर मैं झिझकती गई। अगर मेरा देवर मुकर जाता तो पूरा घर मुझे बुरा भला कहता। मैं उसी वजह से किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैंने अपने देवर के सामने जाना ही छोड़ दिया, लेकिन उसका शौक वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। मेरा ख्याल उसने फार्म हाउस में जाकर गलत साबित कर दिया था। वो बज़ाहिर छोटा बच्चा निहायत तेज निकला था अपना शौक पूरा करके। जब वो लौटा तो पसीने से तर था और चेहरा जोश की सुर्खी में डूबा हुआ था। शुक्रिया भाभी, मुझे बहुत मज़ा आया। वो तशक्कुर से मुझे देखकर बोला और मैं इतनी गंग थी कि उसे जवाब भी ना दे पाई। वो आगे बढ़ा तो मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। वो रास्ते में भी मुझसे मेरी उसी घोड़ी की बातें करता रहा। फिर बोला कि आपने ठीक कहा था भाभी, आज मुझे इतना मज़ा आया कि अब दिल चाह रहा है रोज़ाना अपना शौक़ पूरा करूं। आप भाई को मत बताना, मैं तो अक्सर अपना शौक़ पूरा करता रहूँगा। आप मेरा साथ देंगी ना? वो अचानक बोलते हुए मुझसे वादा लेने लगा। मैं सर हिला दिया। अब मैं मुतमईन थी। उसे देख चुकी थी, जितना वो माहिर था कोई नुकसान नहीं कर सकता था। हम जब तक मेरे मैके में पहुँचे बहुत रात हो चुकी थी। मैं अपने देवर को इसके आराम के लिए कमरा दिखाकर खुद अपनी माँ के पास बैठ गई। मेरा देवर तो इतना थका था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। वो रात के खाने के लिए भी नहीं उठा। मेरी बहन ने हैरत से मुझे बताया तो मैं बात बना गई कि वो सुबह से पढ़ाई करता रहा था, इसलिए थक गया है। जब ये खुद मुझे फार्म हाउस में जाने के बाद का मंजर याद आ गया जिसकी वजह से मेरा देवर इतना थक गया था। हमारी फार्म हाउस में घोड़ों के इस्तबल में मौजूद और ऊंचे घोड़ों में मेरी स्याह काली घोड़ी खड़ी हुई थी। ये घोड़ी मुझे शादी के तोहफे मेरे अब्बा ने दी थी और जब से मैं ब्याह कर आई थी मेरे देवर की नज़र मेरी उस काली घोड़ी पर टिक सी गई थी। वो अस्तबल के करीब पहुंचकर पुरजोश था, मेरी काली घोड़ी पर हाथ फेर रहा था। फिर उसे खोलते हुए अस्तबल में निकाल कर मैदान में ले गया और उसको नकीर डालने लगा। मेरी घोड़ी की पठान बहुत अच्छी थी। मेरी नज़र में उस जैसा नौउम्र लड़का घोड़ों की सवारी कर ही नहीं सकता था। जाके मेरी ऊंची लंबी घोड़ी की सवारी करता। मैं यही सोचकर उसे इजाज़त नहीं देती थी और टाल मटोल से काम लेती। आज भी मैंने ये सोचकर इजाज़त दे दी कि अव्वल तो वो सवारी कर नहीं पाएगा। अगर मेरी घोड़ी पर सवारी करने में कामयाब हुआ तो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि मेरी घोड़ी बहुत अड़ियल और नखरेली थी। वो कम ही किसी को अपनी सवारी करने देती थी, मगर मेरे देवर ने नहायत महारत से उस पर सवार होकर उसे संभाल लिया था और किसी माहिर घुड़सवार की तरह वो उसकी सवारी के लिए इस मैदान में गोल गोल चक्कर काटता घोड़ी को भगाकर धूल उड़ा रहा था। मैं हैरत ज़दा से उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना छोटा बच्चा इतना माहिर घुड़सवार था। घुड़सवारी उनका ख़ानदानी शौक़ था और सब भाई घोड़सवारी में माहिर थे। यकीनन ये शौक़ उसके खून में था, लेकिन मुझे ये खौफ भी था कि अगर ऊपर से कोई पहुंच जाता तो मेरी खैर ना होती। रात के वक्त मैं उनके छोटे भाई को यहाँ लाकर घुड़सवारी करवा रही हूँ और इस बात पर मेरी अच्छी खासी क्लास लग जाती थी। कितनी देर घुड़सवारी करने के बाद मेरा देवर वापस लौटा तो बहुत थक चुका था और पसीने से शराबूर था। आते ही बिस्तर पर लेटा और सो गया। इस वाक़ये के बाद तो ये इसका मामूल बन चुका था कि वो रोज़ाना जाता और मेरी काली घोड़ी पर सवारी करता। रोज़ाना उस पर सवारी करने की वजह से मेरी काली घोड़ी अब उसको नीचे नहीं गिराती थी, बल्कि वो उसको पहचान गई थी और अब वो एक माहिर घुड़सवार बन चुका था। हम अक्सर ही बच्चों को छोटा समझकर उनको उनकी हर फरमाइश पूरी नहीं करने देते कि कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, लेकिन जिस चीज़ का बच्चों को शौक़ हो वो शौक़ उनका ज़रूर पूरा करवाना चाहिए। शुरू में अगर वो गिरें भी तो बाद में संभल जाएंगे। हमारी आज की मोरल स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक कीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।